कहा कि आप फौरी तौर पे अपने ट्रुप्स जो हैं इनको विड्रॉ करें यहाँ से। तो इंटरनेशनली जो हमारी एक पोजीशन थी बड़ी ऑकवर्ड हो गई, जिससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफेक्ट हुए। तो वो फिर आपके अवाम पे भी उनका असर होता है, आपकी इकोनॉमी जो है वो। पाकिस्तान ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि भारत की, वो भी एक हिंदू गवर्नमेंट होकर, कभी भी रिटेलिएट करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। ये चीज इन्होंने शायद मिस कर दी थी कि शायद इसके बाद हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे विजा वी इंडिया। जी अंबर, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसी दिन हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कि जिस दिन नैपियां चेंज करनी बंद कर देगी आर्मी इनकी, जो नैपियां चेंज करते हैं और जिसको मन करता है उसको ले आते हैं, जिसका मन करता है उसे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, बाद में उन्हें क्वालिफाई भी किया जाता है। जिस दिन ये सारे काम, जिसको बोलते हैं म्यूजिकल चेयर, ये म्यूजिकल चेयर वाला काम जिस दिन बंद हो जाएगा, सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन होगा, उसी दिन चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और कोई तरीका नहीं है इन चीजों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। 26 जुलाई 25 साल पूरे होते हैं कारगिल विजय दिवस पे, और इसी के आज एक खास पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया पर्सपेक्टिव पे। इसलिए दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ साहब अक्सर हमारे शो पर नजर आते हैं, और भारत के सुमित जैन जी जो चाइना में रहते हैं, चाइना की दामाद है, और एक मैं न्यू दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले वसीम साहब आपसे, कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हुए 26 जुलाई को, पाकिस्तान ने कारगिल वॉर इनिशिएट की और जो कारगिल में घुसपैठ की कोशिश की गई, इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो ये घुसपैठ की कारगिल में? ये मैं सबसे पहले आपसे, क्या इसका जियोपॉलिटिकल व्यू था, सिक्योरिटी डायनेमिक्स कश्मीर में उस वक्त पे, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, पहले तो एक चीज आप जहन में रखिए कि ये जो भी जंग थी, इसको अगर जंग कहा जाए तो ये बड़ा सीक्रेटिवली चंद लोगों ने प्लान की। इसमें ओरिजिनली 4 लोग थे, जिसमें एक वहाँ कमांडर FCNA था, फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज, जनरल जावेद हसन। दूसरा इसमें 10 कोर का कमांडर था उस वक्त, जनरल महमूद अहमद। तीसरा इसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जनरल अजीज, और चौथा इसमें मुशर्रफ था। ये 4 लोग थे जिन्होंने इस पूरे प्लान को, इस ऑपरेशन को कंसीव किया। और इसमें जितनी भी मिलिट्री टॉप ब्रास थी, कोर कमांडर्स थे या प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स थे या इवन एयर चीफ और नेवल चीफ या DGI, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। सीक्रेटिवली ये सारा प्लान किया गया, पहली बात। अच्छा, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अब इसके बारे में मुख्तलिफ क़यास-आराइयां हैं, लेकिन गालिबन इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो एक NH1 है, नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर से ले को जाती है, और वही एक सप्लाई रूट है सियाचिन का। यानी सियाचिन जो एक इंडियन इस वक्त फोर्सेस हैं वहां पे, तो इनका ख्याल ये था कि हम ये जो मेन सप्लाई रूट है ना, इसको हम कट ऑफ कर देंगे, और उससे क्या होगा कि सियाचिन जो है वो उस पे फिर इंडिया नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएगा। इंडिया जो है वो एक तरह से देखें, जब आप हाई ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, आपको बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप हिट कर सकते हैं। वहां पे जो भी कॉन्वॉयज मूव कर रहे हैं उनको आप हिट कर सकते हैं। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम बन जाएगा, और फिर ये होगा कि इससे इंडिया के साथ हम कुछ डील कर लेंगे, और एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हम एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में होंगे जब हम इन हाई ग्राउंड पे आके ये जितनी रिजेस हैं इनको कैप्चर कर लेंगे। तो प्रोबेबली ये उनके जहन में था, और शायद ये भी था कि इससे जो कश्मीर इशू है उसको रिजॉल्व करने में भी
कोई मदद मिले कि ये इशू जो है ये मे बी ये उनके जहन में हो कि इंटरनेशनलाइज होगा और चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे उनके जहन में, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए एक तो बड़ी सीक्रेसी इख्तियार की गई, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरी कौम को पहले एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से पहले ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं, आप डिप्लोमेटिकली आप होमवर्क करते हैं, आपकी एक मॉरल पोजीशन होती है और आप दुनिया को कहते हैं जी कि हम एग्रेसर नहीं है, हमने ये जो कुछ भी मिलिट्री एक्शन किया है इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और वहां पे इन्होंने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कुछ बटालियंस थी, कुछ एसएसटी के लोग थे, उनको इन्होंने डिप्लॉय किया और वो जब इंडियन जो आउटपोस्ट थी वहां पे वो जब खाली थी, क्योंकि सर्दियों में वो वहां से पीछे चले जाते हैं, इन्होंने जाके वो ऑक्यूपाई कर ली और ऑक्यूपाई करने के बाद अब आगे क्या करना था, कैसे करना था, ये इन्होंने बिल्कुल एंटीसिपेट नहीं किया। तो प्रोबेबली इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि ये हम ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। प्रोबेबली दे वर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, दे थॉट कि शायद इसके बाद हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे विज़ा-वी इंडिया। जी अंबर, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे, बिना स्थिति का आकलन किए जो कदम उठाया उसको हम कह सकते हैं कि वो हिस्टोरिकल ब्लंडर था, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब हुए। क्योंकि जस्ट बिफोर कारगिल इन्फिल्ट्रेशन वाजपेयी जी ने पाकिस्तान विजिट किया था और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और नवाज शरीफ उस वक्त सत्ता में थे और नवाज शरीफ को प्रो इंडिया तौर पे देखा जाता है। लेकिन अब मैं सुमित जी आपसे जानना चाहूंगी, आई एम श्योर आपको कारगिल वॉर का वो वक्त याद होगा, जिस वक्त ये कारगिल इन्फिल्ट्रेशन हुआ, किस तरह का माहौल, किस तरह का सिचुएशन बनी हुई थी और जब पाकिस्तानी ट्रूप्स भारत में आए तो किस तरह का रिस्पॉन्स और क्या क्या चीजें नजर आई? अमर जी, पहली बात ये है कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, जैसे बता दिया आपने, तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा एज वाला आदमी हूँ, हूँ भी तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, बट यस, ऑफ कोर्स आपको याद होगा। डोंट टेक इट सीरियसली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो टाइम है, इट वाज अ सरप्राइज एंड अ शॉक, बिकॉज अभी हमें लगता था कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमने पहल करी है, वाजपेयी जी यहां से उठकर पाकिस्तान गए हैं और इसका जो रेपरकेशंस है वो ये होगा कि अब ट्रेड शुरू होगा, मैन टू मैन जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शंस हैं वो शुरू होंगे, आवाजाही शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो एक स्टैंड स्टिल है रिलेशनशिप का 47 से लेकर, वो कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाएगा। बट एक ही हफ्ते के बाद ये सारा काम होता है, जैसे इन्होंने बोला कि जैसे दे वर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड आल्सो। जैसे वसीम जी ने बोला कि इनको कहीं भी किसी को भी एक कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया। भारत भी वैसे ही हमारे भी यहाँ पर यही हालत थी। बट साथ में कुछ और भी काम हुआ, जैसे इन्होंने बोला कि हमारी प्रेपरेशन नहीं थी, शायद मैं उसके ऊपर इतना एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बेनजीर भुट्टो को के पास भी जब वो प्रधानमंत्री थी तब भी ये प्रपोजल दिया गया था उनको, और उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगी। कारगिल का ही उन्होंने वास्ता दिया था कि हमें कारगिल के अंदर अगर घुसपैठ करते हैं, ऊंची वाली पहाड़ियां हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, इट विल बी अ बेनिफिट टू अस। यानी कि वहां तब भी ये प्रपोजल दिया गया था, प्लानिंग ऑलरेडी थी। करना क्या था ये भी पता था पाकिस्तान की आवाम को भी, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उनको भी और आर्मी को भी। सेकेंडली, जब जियाउल हक ने ये प्रपोजल बनाया तब भी यही था कि भाई हम ये सारा काम ये कारगिल में लेकर हम भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आएंगे। और भारत की जो गवर्नमेंट है एक बार जब कब्जा हो जाता है उसके बाद क्लेम ही नहीं करती है, लड़ाई तो कभी किया ही नहीं है, तो ये पहाड़ियां हमारे पास ही रहेंगी, इनकी तरफ से रिटेलिएशन आएगा नहीं, ये सिर्फ आकर हमारे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तब हम नेगोशिएट करेंगे कश्मीर को लेकर या किसी और चीज को लेकर। बिल्कुल बात सही है, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भारत को लेकर आया जाएगा।
पाकिस्तान ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि भारत की, वो भी एक हिंदू गवर्नमेंट होकर, कभी भी रिटेलिएट करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। ये चीज इन्होंने शायद मिस कर दी थी, इसीलिए देवर ऑल्सो टेकन बैक, जैसे वी वर टेकन अबैक, ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने हमारे साथ, पाकिस्तान भी टेकन बैक था कि भारत ने जवाब दिया है ऐसा, वो भी एक ग्राउंड को लूज करने के बाद। सो इट वाज अ सरप्राइज बोथ फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इंडिया। जैसे इन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने प्लान ही नहीं किया था आगे क्या होगा, प्लानिंग ये थी कि भारत टेबल के ऊपर बैठेगा, जवाब नहीं देगा, एंड दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग। तो लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। वाजपेयी जी ने अटैक का पूरा प्लान बना लिया कि भाई हम जवाब भी देंगे और अपनी जगह को वापस भी लेकर आएंगे, और लिया भी। 1 इंच भी जगह ये नहीं ले पाए। तो प्लान बड़ा पुख्ता था इनकी तरफ से, लेकिन पूरा नहीं हुआ एज पर देयर प्लानिंग। दैट इज माय टेक ऑन दैट। जी वसीम साहब, अब पाकिस्तान ने जो करगिल में इन्फिल्ट्रेशन किया, जो भी एक्शन हुआ, उसको पाकिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने किस तरह से उसको जस्टिफाई किया, और इसके पीछे इस पूरे इन्फिल्ट्रेशन या इस जंग में आने के पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट में आया पाकिस्तान? क्योंकि जब भी कोई इस तरह का चीज इनिशिएट की जाती है उसके पीछे कोई रीजन होता है। देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो दौर था उसमें एक मिलिट्री एक लीडर था और एक पॉलिटिकल लीडर था। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं जनरली वो जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो लोगों को एतमाद में लेते हैं, हर तरह से उनसे पूछते हैं और हर तरीके से कि इसके डिप्लोमेटिक रिपरकशंस क्या होंगे, इसकी मिलिट्री रेमिफिकेशंस क्या होंगी, इसका इंटरनेशनली किस अंदाज में इसको दुनिया देखेगी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जो मिलिट्री माइंडसेट है ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, वो सिविल सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं करता रहा और अपने तौर पे वो बड़े बड़े डिसीजंस लेते रहे और कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा, लेकिन किसी भी मार्शल लॉ डिक्टेटर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सका। तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा, अब आप ये पूछ रही हैं कि ये क्या करना क्या चाह रहे थे, यानी ये आपका सवाल ये था कि क्या। देखिए ना, बेसिकली तो ये था कि इनके ख्याल में कि जी इंडिया ने चूंकि सियाचिन ले लिया था, तो अब हम ये करेंगे कि हम ये जो रिजेस हैं सारी, ये जो पूरी एक NH1 के करीब जो पूरी ये कारगिल, द्रास, बटालिक, ये जो इलाका है जो इंडिया के पास है, इसमें हम इन्फिल्ट्रेट करके इनको कैप्चर कर लेंगे। और इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस तरह से कहा कि जी ये तो इंसर्जेंट्स हैं, ये तो मुजाहिदीन हैं, हमें तो नहीं पता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ये चलने लगा कि ये इंसर्जेंट्स नहीं हैं, ये तो इसमें रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स हैं, इसमें पैरामिलिट्री है, और पैरामिलिट्री जो NLI है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, वो समझ लें कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दैट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वो उस तरह की पैरामिलिट्री नहीं है जैसी रेंजर्स है या FC है। वो बाकायदा तौर पे उनकी वहीं से रिक्रूटमेंट होती है, उनकी गिलगित बल्तिस्तान से, और जितनी उनकी ऑफिसर कोर है वो सारी पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स की होती है। वो फिर SSG की बटालियंस थी, वो भी शामिल थी उसमें, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी उसमें। तो बात ये कि इसमें बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने हिस्सा लिया, और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया फिर जस्टिफाई करना इस चीज को, जब ये पता चला दुनिया को कि ये तो पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व है और वो इंसर्जेंट्स तो नहीं है इसके अंदर। अब कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? यानी यहां तक हुआ कि इन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया। ये भी हुआ कि जी ये हमारे लोग नहीं है तो हम इनकी डेड बॉडीज क्यों वसूल करें, यानी यहाँ तक हुआ। और फिर उसके बाद मुशर्रफ जो है वो उसका एक आपने शायद इंटरव्यू सुना हो, जो कि आपके वो एक बड़े मशहूर
हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने लिया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आपके इंडिया से हैं, करण थापर। तो करण थापर को इंटरव्यू जब दिया मुशर्रफ ने, तो वो तो डिनाई कर रहे थे, नहीं जी वो तो जी हम तो डिफेंस कर रहे थे जी, हम तो अपने मुल्क का डिफेंस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप डिफेंस हमारी टेरिटरी पे आके कर रहे थे। तो वो कोई जवाब नहीं था उनके पास इस चीज का। तो फिर उन्होंने एक एग्रेसिव डिफेंस की टर्म जो है वो भी इजाद की, एग्रेसिव डिफेंस। तो मतलब अजीबोगरीब किस्म की चीजें थी वहां पे उस वक्त। तो लेकिन ये था कि इसमें हमारी बाकायदा आर्मी इन्वॉल्व थी, इसमें हमारा एक फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज आर्मी का एक रेगुलर डिवीजन इन्वॉल्व था, इसमें 10 कोर जो थी वो उसका कमांडर इन्वॉल्व था, सीजीएस को पता था, शुरू में डीजीएमओ को नहीं पता था, बाद में फिर उसको भी इनको शामिल करना पड़ा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये एक बहुत ही एक इल कंसीव्ड एक पूरा एक ऑपरेशन था, और इसकी जो रिपरकशंस थी और जो इंडियन रिस्पांस था और जो इंटरनेशनल रिस्पांस था उसको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया गया, और ये एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। लेकिन बहुत जल्द इनको पता चल गया कि नहीं यार, ये तो हम गलत पत्ते खेल बैठे। जी अंबर जी, सुमित जी, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस की, डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस की बात हो रही है, तो उस वक्त में जब ये कारगिल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस वक्त में क्या रहे, किस तरह से रहे, या इंटरनेशनल एक्टर्स प्ले की बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उनका रोल रहा? देखिए, जब ये बोलते हैं कि जैसे वसीम जी ने बोला कि इट वाज नॉट कैलकुलेटिव, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से इसे कैलकुलेट करके ही ये कदम उठाया था। वो मैं कैसे बोल रहा हूं, पहली बात ये कि मैंने पहले बोला, इनको लगता था कि भारत जवाब नहीं देगा, हम जो पहाड़ियां हैं चुपके से उन्हें कब्जे में ले लेंगे और लेने के बाद फिर नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे। लेकिन भारत ने जवाब दिया, ये वो कभी भी प्लान नहीं कर सकते थे। दूसरा, इनको यह लगता था कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान वाज इन अ मच बेटर पोजीशन इंटरनेशनली। चाइना के साथ इनके रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, चाइना की और भारत की ऑलरेडी दुश्मनी सबको मालूम है, वो भी बॉर्डर को लेकर है। एज फार एज अमेरिका वाज कंसर्न, दे वर आल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। भारत के रिलेशंस अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं रहे हैं, जब जब इनकी डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट थी तब भी अमेरिका के रिलेशन हमेशा ही पाकिस्तान के साथ रहे, भारत के साथ नहीं रहे, जबकि अपने आप को वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ने कैलकुलेशंस किया था कि भारत का अगर कोई दोस्त है वो सिर्फ रशिया है, रशिया बड़ी दूर है, कब तक आएगी, जो मदद भी आएगी तो कब तक आएगी, उससे पहले हम ही अपना खेल खेल चुके होंगे। यानी कि मिलिटरीली दे हैड ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग, कि पहाड़ियां कैसे लेनी है, कैसे कट ऑफ करना है, कैसे सियाचिन को वापस लेना है। आई एग्री विद दैट, इट वाज अ वेरी कैलकुलेटिव मूव बोथ ऑन मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस एक जब वॉर होता है तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है। पाकिस्तान ने सरप्राइज एलिमेंट भी रखा कि वाजपेयी जी आए थे, कभी भी भारत नहीं सोचेगा कि इस वक्त हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा इतनी जल्दी, तो सरप्राइज एलिमेंट भी था। और डिप्लोमेटिकली तो ऑलरेडी इनकी पोजीशन पूरे वर्ल्ड में बड़ी स्ट्रांग थी। बट जब इन्होंने शुरुआत करी युद्ध की, तो इन्होंने बोला यार सानू तो कोई पता नहीं कौन है, ये तो मुजाहिदीन है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आया कि भाई ये तो इनकी आर्मी के लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, ये मुजाहिदीन नहीं है, आर्मी के लोग हैं, तब मुंह छुपाना मुश्किल हो गया, इसलिए बैकफुट पर आना भी पड़ा। और जो इनके प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्हें बोलना भी पड़ा कि हमारा जो नुकसान इस युद्ध में हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, उतना तो नुकसान हमें 65 और 71 के युद्ध में भी नहीं हुआ था जितना हमें कारगिल में हुआ था। ये उनको एडमिट करना पड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इसलिए किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान का। जबकि इनको लगता था कि यार ये सारे लोग तो हमारे साथ पिंगे डाल रहे हैं, ये तो पिंगे डाल रहे हैं, भारत को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। बट भारत को सपोर्ट भी मिला, और भारत ने दूसरी बात है कि सपोर्ट मांगी भी नहीं। उन्होंने बोला जो जिसने पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है करो, हम अपने देश को डिफेंड कर रहे हैं, हमें हक है, हमें अगर घुस के भी मारना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। ये दूसरी बात है, आपको याद होगा कि उस वक्त एक केस भी हुआ था
अगर पाकिस्तान के हाथ में ये बात आई होती तो इन्होंने गेम खेल देनी थी, हमने नहीं खेली। मैं वो भी याद दिला दूं वसीम जी, अगर आपको याद होगा कि एक जो हमारे जैगुआर फाइटर प्लेन्स है, उन्होंने एक चौकी को या एक एरिया को उड़ाने की कोशिश करी थी, वो चूक गए थे। बाद में पता लगा कि वहां पर मुशर्रफ भी थे और आपके प्रधानमंत्री भी थे, और जैसे ही हमारे हाई कमांड को पता लगा कि वहां पर आपका प्रधानमंत्री बैठे हैं, हमने दोबारा से अटैक नहीं किया, अपने फाइटर प्लेन्स को वापस बुला लिया। अगर पाकिस्तान के पास ऐसी चीज होती, वो कभी भी चूकते नहीं, वो वाजपेयी जी को उड़ा चुके होते। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल जो जिसको डिप्लोमेसी में जब बताई गई, तो दे टुक अ बैक स्टेप कि यार नहीं, हमें सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करना इन चीजों में। भारत अभी भी अपनी लिमिट में रहकर अपनी ही जगह को डिफेंड कर रहा है, बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहा। बॉर्डर को क्रॉस किया तो पाकिस्तान ने किया, उन्हें ही पीछे होना भी पड़ेगा, और अगर भारत उन्हें पीछे कर रहा है, उसका हक है, इसलिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो दिस वाज द सीन एट दैट टाइम, जो मुझे याद आ रहा है कि व्हाट ऑल हैपेंड। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और हम कभी भुला नहीं सकते इस चीज को। एब्सोल्युटली, और बुलाने जैसी कोई चीज भी नहीं है। वसीम साहब, अगर हम कारगिल वॉर के एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की बात करें, या पाकिस्तान आवाम पे इस वॉर का क्या असर दिखा, खासतौर से जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के आसपास के एरिया थे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को किस तरह से एड्रेस किया? नहीं, देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट तो बिल्कुल एक बैकग्राउंड में चला जाता है ना, जब आप एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पे अब देखिए ना, हमारी जो इकोनॉमी थी, ऑलरेडी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उस पे बहुत बर्डन पड़ा। उसकी वजह से हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत से जगहों पे ख़राब हुए। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि G8 ने इसको कंडेम किया, यूरोपियन यूनियन ने ये इसको डिसअप्रूव किया, आसियान ने किया, इवन चाइना जो कि पाकिस्तान का एक एलाय है एक तरह से, चाइना ने भी पाकिस्तान को कहा कि आप फौरी तौर पे अपने ट्रुप्स जो हैं इनको विड्रॉ करें यहाँ से। तो इंटरनेशनली जो हमारी एक पोजीशन थी बड़ी ऑकवर्ड हो गई, जिससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफेक्ट हुए। तो वो फिर आपके अवाम पे भी उनका असर होता है। आपकी इकोनॉमी जो है वो इट टेक्स अ टॉल, अवाम के ऊपर उसका असर होता है। और हम भारत के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए। भारत के साथ यानी एक आप देख लें कि 20 फरवरी को 20 फरवरी 99 में वाजपेयी जी लाहौर आए थे, उनके साथ पूरा एक डेलीगेशन आया था, और एक वो उन्होंने बाकायदा मीनार पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया, पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया उन्होंने, और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसमें कि एक बहुत बड़ा एक पीस इनिशिएटिव था, जिसमें ये तय हुआ कि हम तमाम जितने भी अपने मसाइल हैं उनको मेज पे बैठ के हल करेंगे, एंड कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन दैट। और उस के यानी ये 20 फरवरी को वाजपेयी जी आते हैं, और मार्च अप्रैल में ये लोग जो है ये रिजेस पे पहुंच चुके थे वहाँ पे, और ये मई के फर्स्ट वीक में इंडिया को पता चला कि यार ये हो चुका है इस तरह से, और फिर उसके बाद वो पूरा एक वो सिलसिला शुरू हुआ, और वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की जगह बनी। तो इंडिया के साथ जो एक गुडविल डेवलप हो रही थी, अच्छे रिलेशंस बन रहे थे, वो सारे सैबोटाज हो गए। यानी इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो सकती थी, इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस बन सकते थे, तो वो उसकी कॉस्ट भी तो अल्टीमेटली फिर अवाम ने दी ना। तो वो जो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था वो वहाँ यहाँ पे भी इफेक्ट हुआ। उसके बाद फिर यानी एक न्यूक्लियर यानी ये जो अमेरिकन एड थे प्रेसिडेंट क्लिंटन के, ब्रूस राइडल, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे सैटेलाइट्स ने इमेजेस लिए हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स की मूवमेंट देखी गई है। यानी हालात इस हद तक खराब होने जा रहे थे। और वो आप देखें ना, अगर फर्ज कर लें एस्केलेट कर जाती सिचुएशन, न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल होता, तो 1.5 अरब लोगों की जिंदगी जो थी वो खतरे में पड़ सकती थी इस पूरे खित्ते के।
ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर होता अगर यानी ये मामला जो है इसको प्रॉपर तरीके से हल ना किया जा सकता। ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लेवल पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कि चंद जर्नैलों का ब्रेन चाइल्ड था, सुमीत जी बार बार पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूं। इट वाज नॉट पाकिस्तान, इट वाज जस्ट 4 stupid generals who conceived this whole plot and they miserably failed, and the entire region, I would say, paid the cost. It cost the lives of so many people, यानी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं कर सके। देखें, जंगों से मसले हल नहीं होते। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई, और अल्टीमेटली उसी साल यानी 99 में अक्टूबर में 12 अक्टूबर को परवेज मुशर्रफ ने टॉपल कर दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, और एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। तो फिर जितना अरसा वो रहा इस मुल्क में, 10-11 साल रहा, वो जो कॉस्ट थी वो भी पाकिस्तानी अवाम ने पे की। तो उसका वो भी एक एस्पेक्ट है। यानी अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की बात करती हैं, तो अल्टीमेटली द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर द सफरर्स, दे वर द लूजर्स इन दिस होल कॉन्सेप्ट, इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। यानी बहुत भारी कॉस्ट, यानी जो आप देखें ना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते, इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाती, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती, कितना फायदा होता उसमें, लोगों की आमदरफ्त शुरू हो जाती, ह्यूमैनिटी को कितना फायदा होता, वो नहीं हो सका। वो पैसे जो जंग के ऊपर खर्च हुए या बाद में जंगी तैयारियों पे खर्च किए गए, वो अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किए जा सकते थे, वो नहीं हुए। उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल कॉस्ट थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको मुशर्रफ ने इस बात पे फारिग कर दिया कि वो नवाज शरीफ से इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे। ये इसकी कॉस्ट अब देखिए जी। मैं समझ, फिर डिप्लोमेटिक कॉस्ट के हमारे बहुत से मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए इसकी वजह से। तो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमने सिर्फ कॉस्ट पे की, हमें बेनिफिट कोई नहीं हुआ। जी बिल्कुल। सुमित जी, अगर कारगिल वॉर की हम बात करें कि कारगिल वॉर से क्या असर पड़ा या किस तरह से इन्फ्लुएंस किया कारगिल वॉर ने इंडिया की डिफेंस पॉलिसी को और पाकिस्तान के साथ जो भारत के रिश्ते थे उनको? देखिए, पहली बात यह है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, जो वाजपेयी जी ने काम किया था, एक ट्रिप किया एक ट्रस्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो इनकी जो रिकॉग्निशन, क्योंकि इनकी जो आर्मी है वो हमेशा एक ही बात बोलती है आवाम को कि भारत ने पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो वाजपेयी जी ने वो भी बता दिया उनको कि वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, वी हैव मूव्ड ऑन, पाकिस्तान बन चुका है, आपने मुल्क मांगा, हमने दे दिया आपको, और आप अपने मुल्क की तरक्की कीजिए, हम अपने मुल्क की तरक्की करते हैं। अगर आपको याद होगा, मोदी जी ने भी यही काम किया था कि यार लेट्स फाइट, अगर फाइट ही करना है, लेट्स फाइट द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, टेररिज्म, ये चीजें मिलकर हम सॉल्व करते हैं। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था। बट जो डेफिसिट है इस वॉर के बाद, वो इतना ज्यादा क्रिएट हो गया कि अगर ये आज जितनी मर्जी कस्में भी खा लें तो हम मानने को तैयार नहीं है कि यार ये सुधर सकते हैं। तो डेफिसिट इतना बड़ा हो गया है कि कभी भी भर नहीं सकता। पहली बात तो ये है। एज फार एज मिलिट्री प्रेपरेशंस ऑफ इंडिया वाज कंसर्न, हमने उसके बाद आपको मालूम है कि अपनी अपग्रेडेशन शुरू कर दी। हमने रशिया से काम किया, तो हमने इजराइल के साथ भी अपने रिलेशंस को ठीक किया, वहां से हमने हथियार लेने शुरू करे, क्योंकि कारगिल के अंदर भी इजराइल का बहुत बड़ा रोल था हमारी सपोर्ट करने के लिए। और हमने अपनी अपग्रेडेशन को शुरू किया। अगर आपको याद होगा कि हमने जो अपने फाइटर प्लेन्स थे उनको तैयार करना शुरू किया, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी। बेशक वो वाजपेयी जी के टाइम पे शुरू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसको कंटिन्यू किया। मोदी जी के आने के बाद तो वो जिसको बोलते हैं कि वी आर इंस्टेड ऑफ नेट इंपोर्टर वी हैव बिकम अ एक्सपोर्टर टुडे। इतना बड़ा हमने अपग्रेडेशन का एक माहौल इस कंट्री में शुरू किया है। ये सिर्फ इसलिए बिकॉज नाउ वी वांट टू
prepare ourselves for any eventuality which comes from Pakistan. अब मैं पाकिस्तानी बोलूंगा, पाकिस्तान आर्मी नहीं बोल सकता, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान ओनली. सो वो आर्मी करे. देखिए, डिसीजन हमेशा ही एक या दो आदमी ही लेते हैं वसीम जी. वो हमेशा प्रधानमंत्री ले या वो आर्मी का आदमी ले, डिसीजन हमेशा ही लेता है, पर प्राइस जो है वो हमेशा पूरे मुल्क को पे करनी पड़ती है. तो आपके वहां पर भी एक या दो लोगों ने, चार लोगों ने डिसाइड किया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, प्राइस पूरे कंट्री को पे करनी पड़ी. और यहां पर भी अगर हमने सिर्फ जवाब भी दिया है तो भी प्राइस हमें भी पे करनी पड़ी. हमारे भी 550 से ज्यादा लोग जो थे आर्मी के, वो मारे गए. उसके साथ साथ हमें भी यहाँ पर इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए सेस लगाना पड़ा. 1-2% का मुझे याद है, एक सेस लगाया गया था, स्पेशल टैक्स था जिसको कारगिल टैक्स बोला जाता था, ताकि पूरे गवर्नमेंट जो कंट्री है उसे पे करना पड़ा, ताकि जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है युद्ध के साथ, सिर्फ ये नहीं है कि जो एग्रेसर है उसी को नुकसान होता है, जो रेसिपिएंट है उसको भी नुकसान होता है. तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी. अगर हमारे 550 से ज्यादा लोग मारे गए, आपके भी 2700 से ज्यादा आपके लोग भी मारे गए. और आपके जो नवाज शरीफ है उन्होंने बोला भी था कि हमारे भी यहाँ पर 2700 लोगों की जान गई है, आर्मी के लोगों की. उन्होंने मुजाहिदीन वर्ड नहीं बोला, आर्मी के लोग ही बोला था. तो ये प्राइस था जो पे दोनों तरफ से की गई. तो ये डेफिसिट है ट्रस्ट का, वो दोनों तरफ से खत्म हुआ. दोनों तरफ तो नहीं बोलूंगा मैं, हमारी तरफ से तो हमेशा के लिए खत्म हो गया. और एज फार एज मिलिटरीली वी स्टार्टेड अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स टू वेरी वेरी हाई लेवल. और उसके लिए हमें कहीं से भी हथियार लेने पड़े. इंपोर्ट हम डिपेंडेंट थे, हमने उसको इंक्रीज किया, अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, और ये सिलसिला आज तक जारी है. तो आप देख लीजिए कि वी आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी विच कम्स फ्रॉम एनी साइड. और ये शायद कारगिल वॉर जो था उसकी एक नींव थी, जिसके कारण ये सारे काम हुए. जी. वसीम साहब, अगर बात करें पाकिस्तान की, या ये जो आफ्टर मैथ्स रहा कारगिल वॉर के, उसके पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से, उसके बाद किस तरह से भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोई कोशिश की हो, किस तरह से मतलब कुछ रिकंसाइल करने की कोई कोशिश की, क्या इनिशिएटिव लिए गए, कभी कुछ इस पर अगर थोड़ा सा जानकारी दें. देखिए, बात यह है कि अब सच्ची बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक एक ताल्लुक है, एक हमसाये के हवाले से जो भी रिलेशंस हैं इंडिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ, ये जो चंद एक ममालिक है ना, इनमें जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब करदा हुकूमतें हैं, उनका अमल दखल बहुत महदूद है. ये सीधी बात. इसमें जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई और बनाता है, और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारी हमारा एक कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे यहाँ हकीकत ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं वो सारी ये चाहती हैं कि इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हमसाया ममालिक जितने भी हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात हों. क्योंकि अच्छे तल्लुकात जब होते हैं, जब आप ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उसमें सबका फ़ायदा होता है. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका तो बहुत फ़ायदा है. यानी अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ हम 1000 रुपये की कहीं और से मंगवा रहे हैं, वो 100 रुपये की हम इंडिया से मंगवा सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर. ये बागा है, ये अटारी है मिसाल के तौर पर. इवन टमाटर प्याज जैसी चीज़ अगर हम दुबई से मंगवा रहे हैं महंगे दामों, तो वो सस्ते दामों हमें यहाँ से, ये अटारी से मिल सकती है यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर. साइकिलें सस्ती मिल सकती हैं. बहुत कुछ हमारा आपस में बहुत कुछ कॉमन है और बहुत हम बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से. लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सही मानों में जो इक़्तिदार है वो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मुंतकिल ही नहीं हुआ. यानी ये बहुत लंबे अरसे से, और वो सिर्फ फ्रंट पे होते हैं, पीछे पॉलिसीज़ कोई और बना रहा होता है. लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने
और लाहौर वो आए, नवाज शरीफ ने उनको वेलकम किया, अपने घर लेके गए, वहाँ पे बातचीत हुई। ये 2014 की बात है, 2014 की, दिसंबर 2014 की। और एक हफ्ते के बाद जनवरी में पठानकोट हो जाता है। तो अब पठानकोट नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा कि करो, नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा। इसी तरह फिर ये जो पुलवामा में हुआ मिसाल के तौर पे, या और जगहों पे बाद में होता रहा, सारी जो कुछ भी हुआ, इसमें मैं नहीं समझता कि ये इसमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि, वो तो चाहती हैं कि कोई ऐसा काम करें जिससे कि आवाम की भलाई हो, क्योंकि उन्होंने कल को वोट लेने हैं जाके। वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगी जिनका नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आए। लेकिन अब आपको मैं वो जो पहली बात कर रहा हूं कि बड़ी लिमिटेशंस रही हैं, यहाँ पे बड़ी लिमिटेशंस रही हैं। तो इसलिए कोई ऐसे कोई इक़दामात नहीं हो सके पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस। तो लेकिन स्टिल बहरहाल कुछ चीजें हमें नजर आती हैं, यानी नवाज शरीफ के कुछ स्टेटमेंट्स आप देख लें कि अभी भी कुछ अरसा पहले इसहाक डार ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ हम एक बेहतर ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करें। तो बात ये है कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, रही हैं, अभी भी काफ़ी हद तक हैं, और हम बस ये दुआ कर सकते हैं जी कि एक वक्त आए जब एक इलेक्टेड पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अपने तौर पे कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग कर सके जो कि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेनिफिशियल हो। जी अंबर जी, सुमित जी, आपसे एक लास्ट सवाल, और सवाल ये है कि क्या आपको कोई उम्मीद नजर आती है पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में बायलैटरल रिलेशन कुछ हो पाएंगे एस्टैब्लिश, या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म होते या उसका कोई रेजोल्यूशन देखें? देखिए, ऑलरेडी वसीम जी बोल चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है। उसका एक ही लाइन में मैं जवाब दे सकता हूं, जिस दिन सिलेक्टेड गवर्नमेंट की बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उसी दिन हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये जिस दिन नैपियां चेंज करनी बंद कर देगी आर्मी इनकी, जो नैपियां चेंज करते हैं और जिसको मन करता है उसको ले आते हैं, जिसका मन करता है उसे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, बाद में उन्हें क्वालिफाई भी किया जाता है। जिस दिन ये सारे काम, जिसको बोलते हैं म्यूजिकल चेयर, ये म्यूजिकल चेयर वाला काम जिस दिन बंद हो जाएगा, सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन होगा, उसी दिन चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और कोई तरीका नहीं है इन चीजों को ठीक करने का। और ये जो मैडनेस है, ये मैडनेस को खत्म करना ही पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पर। कि यार ये जो जिसको बोलते हैं कि एक अनरिटन वॉर है, उसका नाम आप कोई भी दे दीजिए, ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। और मोदी जी ने बार बार बोला है कि यार मैं खुद चाहता हूं कि इस कंट्री से बात करूं, लेकिन बात करनी किससे है यही समझ नहीं आता। भाई, क्या गवर्नमेंट से बात करें, आईएसआई से बात करें, उग्रवादियों से बात करें, जो इस वक्त प्रधानमंत्री बना है उससे बात करें, जो फ्यूचर में बनने वाला है, जो कि ऐसा लगता है कि कल को कोई भी गिर के दूसरा बंदा आ जाएगा, उससे बात करें। करनी किससे है यही समझ नहीं आता। या इंटरनेशनल फोर्सेस से बात करें जो इनके ऊपर प्रेशर डालकर बात करवा सकते हैं। इसलिए हमने भी गिव अप कर दिया है। मोदी जी तो पाकिस्तान का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। क्यों? वो वेट कर रहे हैं किस दिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इस कंट्री में, जिससे बैठकर सीधे 1 to 1 बात हो सकती है। शायद उसी दिन का वेट हमें भी है, और शायद उसकी दिन का वेट पाकिस्तानियों को भी है कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट किस दिन आएगी। 77 ईयर हो गए हैं, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आज तक नहीं आई है। हो सकता है इमरान खान से उम्मीद थी कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जेल कर दी। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, और ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होगा, बहुत ही अनसर्टेनिटी नजर आती है। पॉलिटिकल क्राइसिस तो जब से पाकिस्तान बना है तब से है। एनीवे, वसीम साहब, सुमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट
चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चर्चा रही। नमस्कार, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.